वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंटेंसी एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो भी क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, तो आप जाकर के चेक जरूर करें। और यदि आपको अवेल करना है हिंदी मीडियम के कोर्सेज, या फिर आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है, कोई क्लासमेट या क्लासमेट तो नहीं, या यदि कोई भी आपके पहचान में बेसिकली है, कोई भी है, तो आप उन्हें जरूर बताएं। यदि आप खुद भी हैं हिंदी मीडियम के, तो भाई आप आराम से हमारे यहाँ से हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एक दूसरा हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, वहां पर आपको आराम से मिल जाएंगे हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी। ऑलराइट, और हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आप लोगों को एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो। नीचे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ उसको जाकर के आपको क्लिक करना है, आपको आराम से ई बुक्स और ई नोट्स भी भैया यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यदि आप लोग बात करें चैनल की, तो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप सभी जानते हैं आपको क्या प्रोवाइड कराता है भाई, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड, मैंने आपको बताया। और काफी सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराते हैं। हर दिन हम आपको आपके चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ, ये सब कुछ हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और भी बेहतर हो सके और भी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सके, है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी घर बैठे बैठे मस्त ऑनलाइन मोड में। तो यदि आप लोगों को भी अपने अपने कोर्सेज एक्सप्लोर करना है, तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए आपको ना कोई फीस देनी है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि हम आपसे कोई चार्जेस नहीं चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चैनल से आपको कनेक्ट होना है, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस केवल इतना करने से आप आराम से हमारे कोर्सेज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलराइट, तो फटाफट से जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर करेंगे और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है भैया, फटाफट से जरूर से इस सेशन को लाइक शेयर करो। तो फिर आ जाओ भैया जल्दी से क्लास 11 के अकाउंट्स वालों, क्या पढ़ना है आज अपने को, चैप्टर नंबर 18 जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसको ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया, मीनिंग वगैरह देख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आज हम लोग इसका क्या समझने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया ये जो हम इतनी मेहनत करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपनी जो बनाती है उसको क्यों बनाती है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आप कह सकते हो दोनों एक ही बात है, या तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलो या उसकी इंपॉर्टेंस बोल लो, है ना, दोनों एक ही बात है भैया। तो आइए फिर हम देख लेते हैं इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आई होप आप सभी ने भैया लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा, तो यदि कर दिया तो आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर नीड्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो भैया, यदि आपको ऑब्जेक्टिव है, नीड है, इंपॉर्टेंस, वैसे तो आप लोग आंसर्स को घुमाने फिराने में बहुत एक्सपर्ट हो गए, मुझे पता है ना। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव को एडवांटेज बना देते हैं, एडवांटेज को इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस को नीड्स, बेनिफिट, मतलब सब ऐसा हलवा बना देते हैं ना, मतलब, पर वो होती भी है तरीका भी वही होता है ना, क्योंकि जो नीड है वही तो उसका ऑब्जेक्टिव है, वही उसकी इंपॉर्टेंस है, बात तो बराबर ही है ना। तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए इन सब चीजों में। तो देख लो, द ऑब्जेक्टिव, नीड या इंपॉर्टेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उस तरीके से है। तो सबसे पहले हम क्या की देखेंगे, ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी, अब इनकम स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो वो चीज है जो आपको आपकी इनकम बता रही है, साल भर आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी इनकम रही, वो आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बता रहे हैं, जिसमें क्या शामिल है,
ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनसे आपको आपकी इनकम, आपने क्या अर्न किया, लॉस प्रॉफिट, वो सब आपको पता लगता है। दैट इज वाई हम इनको अपना इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, राइट। तो सबसे पहले हम इन्हीं का ऑब्जेक्ट, अब देखो मैंने आपको हालांकि पहले ही भी बता चुकी हूँ, पिछली जो क्लास थी उसी में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह, मैंने आप लोगों को समझा दिया था। इवन प्रॉफिट एंड लॉस का भी थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, ऑलराइट। तो उनके बेसिस पे अब आप मुझे बताओ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले अपन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर बैलेंस शीट की अलग से देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है या जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो भैया मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लग जाता है ना। तो यही जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। is prepared to determine gross profit earned or gross loss incurred by the business during the accounting period, right। तो देखो बेसिकली हम करते क्या है, आप लोगों को मालूम है, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हम दो चीजें बेसिकली क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, अपने डायरेक्ट खर्चे या जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, और डायरेक्ट इनकम, और क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकम। तो बेसिकली आपने जो कमाया डायरेक्टली, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन के दौरान ही, ये किसकी बात है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन के दौरान आपने जो कमाया उसमें से प्रोडक्शन के दौरान आपने जो खर्च कर दिया वो आप हटा दो, माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना बचेगा कितना, है ना। जो कमाया उसमें से जो खर्च किया वो हटा दो, तो क्या पता लग जाएगा कि भैया प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कब होगा, यदि इनकम ज्यादा होगी, खर्चे कम होंगे तो थोड़ी बहुत बच के आएगी। इनकम मान लो 10,000 है, खर्चा हो गया 5,000, तो बच के आएगा 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। सो जो 5 है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। या फिर हो सकता है भैया लॉस भी निकले। लॉस कब निकलेगा, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ही, यदि आपकी इनकम सिर्फ 5,000 हुई और एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन आपने खर्च कर दिए मान लो 8,000, 5 कमाए 8 खर्च कर दिए, तो भैया ये तो क्या हो गया, 3,000 का लॉस हो गया। 3,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गए, कमाया तो उतना था नहीं, 3,000 का लॉस हो गया। लेकिन जो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो लॉस और प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो अपनी मतलब प्रोडक्शन के टाइम पर कमाई हुई इनकम में से, जब आप प्रोडक्शन के टाइम के हुए एक्सपेंसेस को हटा देते हो, उसमें से माइनस कर देते हो, तो जो प्रॉफिट और लॉस आपके हाथ में आता है आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस। क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। या तो प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलना, और यदि लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस बोलना। बस इसमें फर्क इतना है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम कब बनाते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम दो चीजें शामिल करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम के, और प्रोडक्शन के टाइम पर जो इनकम हुई वो, और प्रोडक्शन के टाइम पर जो हमारे खर्चे हुए वो, इनको हम माइनस करेंगे। भाई जो कमाया उसमें से एक्सपेंस हटा दो, यदि ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और यदि कमाया कम और प्रोडक्शन के टाइम खर्च ज्यादा कर दिया तो लॉस होगा, तो वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। क्लियर। हालांकि ये सब हम लोग एक अकाउंट्स बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो ये सब हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, है ना। फिलहाल बस थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला एडवांटेज ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ये पता लग जाएगा कि प्रोडक्शन के टाइम पर क्या ग्रॉस प्रॉफिट क्या ग्रॉस लॉस हुआ है। इज इट क्लियर। तो ये जो ग्रॉस वर्ड लगा है बेसिकली ये डायरेक्ट चीजों से है कि ये प्रोडक्शन के टाइम की चीजें है जो आपको बता रहा है, इसलिए इसमें ग्रॉस लगा है। अब इसमें ग्रॉस मतलब अभी इसमें अधूरा है कुछ। अधूरा क्या है, अभी तो प्रोडक्शन के टाइम तक का ही बताया ना, प्रॉफिट या लॉस। बचा हुआ तो भी बाकी है, प्रोडक्शन के बाद भी तो भैया खर्चे होते हैं कि नहीं होते, कि बस प्रोडक्शन के ही खर्चा, उसके आगे कोई खर्चा नहीं भाई, उसके बाद भी बहुत खर्चे है। और जो पैसा कमा रहे हो प्रोडक्शन के बाद भी कमाते हो, तो अभी ये अधूरा है, इसलिए इसमें ग्रॉस है। अभी नेट प्रॉफिट नेट लॉस बाकी है ना। तो फिलहाल ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा देखो, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्या, या इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो भैया ये तो ट्रेडिंग अकाउंट की कहानी हो गई है। अब आपको सेम इसकी अपोजिट एक और कहानी मालूम है,
एक ऐसा अकाउंट जो हम कब बनाते हैं, आफ्टर दी प्रोडक्शन, ठीक है। एक हम कब बनाते हैं, आफ्टर प्रोडक्शन, है ना। आफ्टर प्रोडक्शन भी हम एक पर्टिकुलर अपना अकाउंट है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अगेन दो चीजें होती हैं, एक होता है इसमें इनडायरेक्ट इनकम होती है आपको, है ना, और दूसरी आपको होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑलराइट। तो ये चीजें होती हैं आप लोगों को, करेक्ट, यहां तक समझ में आया। अब आगे समझना, अब आगे क्या है भैया, अब आगे क्या है, देखो आपको ही एक इनडायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें अगेन वही कहानी होगी, प्रोडक्शन के बाद, एक बार प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया इस स्टेज तक, कंप्लीट आफ्टर प्रोडक्शन की बात कर रही हूं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जितनी भी आपकी डायरेक्ट इनकम है आफ्टर प्रोडक्शन, जो भी पैसा कमाया उसमें से जो प्रोडक्शन के बाद के खर्चे हैं वो माइनस कर दो। यदि इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट निकलेगा, है ना, और यदि एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपका लॉस निकलेगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि अब ये आपका ओवरऑल पता लग गया ना, जिसमें ग्रॉस भी शामिल हो गया और आपका नेट भी शामिल हो जाता है। बेसिकली नेट इन द सेंस कि यहाँ पे आपने ड्यूरिंग प्रोडक्शन की चीजें भी इंक्लूड कर ली और आफ्टर प्रोडक्शन की चीजें भी इंक्लूड कर ली, जिसमें सिर्फ आपका इनकम और एक्सपेंसेस शामिल होता है। साल भर में बिजनेस ने कमाया क्या, खर्च क्या किया, वो चीजें शामिल हो जाती हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक का डिफरेंस समझ आया, यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि भैया पहला ऑब्जेक्टिव है आपको ये पता लग जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लग जाएगा। इज इट क्लियर, समझ आया। अब आगे बढ़े भैया, ये हो गए आपके दो ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स मूव दी नेक्स्ट, थर्ड है कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया आपका ये एक ऑब्जेक्टिव है भैया, आप लोगों ने भी किया होगा ना ऐसा। अभी यदि अपन देखें, आप लोगों के जो पीरियडिक्स होते हैं हर 2-3 महीने में, या जब भी आप लोगों के यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट 1, 2 या पीरियडिक 1, 2, 3 ऐसे करके होते हैं 2-3, तो आप उसमें अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर तो करते होंगे कि यार मेरे जो इस पीरियडिक टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, पिछली बार इससे कम आए थे, तो आप खुश होगे कि चलो यार मेरी थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, मैंने थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करा। पिछले साल मतलब पिछले जो पीरियडिक हुए थे या जो टेस्ट हुए थे उसमें मेरे कम नंबर आए थे, इसमें मेरे ज्यादा आ गए, तो आप अच्छा, आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, अंदर से अच्छा लगेगा, मोटिवेट हो जाओगे आप। लेकिन यदि मान लो पिछले यूनिट टेस्ट में या पीरियडिक्स में तो बहुत अच्छे आए थे, इस बार और गिर गए, तो भैया लग गई फिर वॉट, फिर आप बोलोगे कि यार बताओ पिछली बार तो अच्छा परफॉर्म किया, तो लगता है भैया मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्या मैं। तो ये तरीका है कि इससे आप क्या कर रहे हो, अपनी पिछली परफॉर्मेंस से अपनी इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कर रहे हो और अपने अंदर की चीजों को देख रहे हो कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ और जिस वजह से हुआ उसको कंटिन्यू करूं, सो दैट आने वाले टाइम पे और इंप्रूवमेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगा कि हाँ यार अब मैं सुबह उठ के पढ़ाई करना मैंने स्टार्ट करा, इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया, तो आप सोचोगे यार मैं सुबह उठ के पढ़ने वाली जो चीज है इसको कंटिन्यू रखता हूँ। और यदि आपने देखा कि यार रात में पढ़ने की वजह से मेरे नंबर कम आ गए, तो आप सोचो यार रात में नहीं पढ़ूंगा, यार रात में यार लगता है मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ, मुझे चीजें समझ नहीं आती हैं, या कोई भी रीजन है कि आप सोचो यार मैं 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ या 2 घंटे पढ़ने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे करके आप चीजों को इवेल्युएट करोगे, चेक करोगे कि क्या कारण है कि आपकी परफॉर्मेंस लो हो गई, या क्या कारण है जिससे आपकी परफॉर्मेंस हाई हो गई। तो वही कंपैरिजन आप करते हो। सेम विद कंपनी ऑल्सो, कंपनी जो अपना हर साल फाइनल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसमें जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी पोजीशन है, उसको अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से हर साल कंपेयर करती है, एवरी ईयर। तभी तो पता लगेगा कि भैया पहले कंपनी कहाँ थी और अब कहाँ उठकर आ गई। या ऐसा तो नहीं पहले कहाँ थी और अब कहाँ आ गई, ऐसा भी हो सकता है। कंपनी डाउनफॉल भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है, राइट। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पे, तो कंपनी कंपैरिजन करती है ना। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और नॉट। बिजनेस को समझ आ जाएगा कि भाई हमने जैसा प्लान किया था उसके अनुसार हमारी प्रोग्रेस हो रही है या और हम ज्यादा नीचे ही गिर रहे हैं,
है ना। ये कब पता लगाएगी बिजनेस, जब उसका बिजनेस का जो हर साल ग्रॉस प्रॉफिट या जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है उसको कंपेयर करेगी कि यार इस बार मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, पिछली बार तो 4 लाख का था, तो चलो 1 लाख का अच्छा है एक्स्ट्रा मिला, प्रोग्रेस हो गई। और यदि लॉस हो गया मान लो, तो आप बोलोगे पिछले साल प्रॉफिट था इस बार लॉस हो गया, मतलब आप और ज्यादा गिर गए, है ना, इन द सेंस कि आपका बिजनेस और ज्यादा डाउनफॉल हो गया, राइट। तो ये चीजें हैं, कंपेयर करती है, फिर बिजनेस उस पर काम करती है। यदि मान लो बिजनेस नीचे जा रहा है तो बिजनेस और ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, काम करेगा, मतलब चीजों को क्या करेगा, जो भी कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेगा, सो दैट कि भैया आगे से ऐसा ना हो। और यदि उनकी प्रोग्रेस हो रही है, बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर उस चीज को कंटिन्यू कैसे रखे वो भी बिजनेस सोचता है। क्लियर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके आगे अब देखो, ये थर्ड हो गया, अब जो फोर्थ पे, फोर्थ क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, जो कि सबसे बढ़िया इसका ऑब्जेक्टिव है कि जब आप क्या बनाते हो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको सब पता लग जाता है कि भैया एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैंने कितना खर्चा करा, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैंने कितना कमाया, और प्रॉफिट एंड लॉस में पता लग जाएगा कि आफ्टर प्रोडक्शन मैंने कितना कमाया और आफ्टर प्रोडक्शन मैंने कितना खर्चा कर दिया। ऑलराइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हमको अपना पूरा खर्चा और अपने जो कमाया वो सब पता लग जाएगा, पूरा हिसाब किताब पता लग जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स द एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, प्रोडक्शन के समय के हो या उसके बाद के हो, कभी के भी हो, और आपको आपका रेवेन्यू, मतलब आपने जो कमाई इनकम वो पता लग जाएगी, अदर इनकम ऑफ द एंटरप्राइज, और भी जो अदर इनकम से सब पता लग जाएगी। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल। अब भैया अब चलो आगे और पढ़ लो। एंड सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी इंक्रीज। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हर व्यक्ति चाहता है कि यार खर्चे कम हो और पैसा ज्यादा आए। जो भी कमाते हैं वो यही सोचते हैं कि यार इनकम तो ठीक है, सैलरी जो मिल रही है बढ़िया है, खर्चे थोड़े कम कर दें तो थोड़ी बचत होने लगे। हर एक अच्छा व्यक्ति थोड़े टाइम, देखो स्टार्टिंग में जब इंसान कमाता है तो शौक पे ज्यादा फोकस रखता है, उसको लगता है यार शौक पूरे करें। एक टाइम आता है जब शौक पूरे हो जाता है, जब ये रियलाइज होने लगता है कि यार थोड़ा सा जरा सेव कर लिया जाए फ्यूचर के लिए, थोड़ा सा बचाने की कोशिश करो, जो कमा रहे हो पूरा नहीं खर्च करो यार, थोड़ा जितना लग रहा है उतना जरूरत है पूरी करो, पर शौक भी थोड़े बहुत पूरे करो, उसके बाद कोशिश करो कि थोड़ा सेव भी कर लिया जाए। तो इंसान यही सोचता है कि यार जो कमा रहे हैं उसको थोड़ा सा रखें, सेव करें, खर्चों पर कंट्रोल करें। तो बिजनेस भी यही करता है। बिजनेस को यहाँ पे आइडिया लग गया क्या एक्सपेंस है क्या इनकम है। बिजनेस भी ये सोचता है कि यार कहीं ना कहीं अपने जो एक्सपेंसेस है उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके देखें। ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल खर्चा ही मत करो यार, दिस इज नॉट पॉसिबल। कमा रहे हो, एक इंसान हो, खर्चा भी लगेगा, जरूरतें भी पूरी करो अपनी, जब खुद से कमाने लग जाओ तो शौक भी पूरे करो, ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पर उसके बाद एक टाइम आता है आपको रियलाइज होने लगता है कि यार अब थोड़ा सा सेव कर लिया जाए, अपने लिए नहीं लगता, अपनों के लिए लगता है कि यार अब अपनों के लिए कुछ करा जाए, अपनों के लिए सेव किया जाए, उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, और अपने लिए तो फिर है ही सही। अपनी खुशी अपनों से ही होती है। अपन अपने खुश हैं अपने क्या अपने अपने सारे कंफ्यूजन हो गए। देखो अपने खुश, अपने मतलब अपने जो बेसिकली अपने जो पेरेंट्स हैं वो खुश, तो भैया अपन खुश, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी होना चाहिए। एक स्टूडेंट, एक जो चिल्ड्रन होता है, एक जो मतलब अपने पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं, उनका हमेशा यही रहना चाहिए कि यार अपनी खुशी तो ठीक है, अपनी खुशी अपने पेरेंट्स की खुशी में होनी चाहिए। वो खुश, वो जिस चीज से खुश है ट्राई करो हमेशा वही काम करो, और वो जिस चीज में दुखी हो रहे हैं उस चीज को कभी नहीं करना चाहिए। राइट, ऑलराइट, चलो। तो अभी मैं आपको फिलहाल क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हाँ बिजनेस भी ये चाहता है कि अपने खर्चों को थोड़ा सा लिमिट करे, कंट्रोल करे, सो दैट थोड़ा सा बचा सके और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सके। अब इनकम कब बढ़ेगी, खर्चे कम कर दो ऑटोमेटिकली इनकम आपकी बढ़ेगी। इनकम बढ़ने का ये मतलब नहीं कि मतलब आपकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी वही है, सेव नहीं हो पा रही थी ना, अपने खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करो, आपकी सैलरी सेव होने लगेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। ऑलराइट, समझ में आया। तो यही जो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस और इनकम की पूरी डिटेल देख सकता है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है भाई, कहाँ खर्चा है, कहाँ ज्यादा फोकट पैसा खर्च हो रहा है उसको बचाओ, कहाँ से हम इनकम और कमा सकते हैं वो जरिया ढूंढो, उस पर और काम करो और ज्यादा इनकम कमाने का सोचो। तो ये सारे आप लोगों के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, नाउ फिफ्थ है आपका रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या होता है भैया, रिजर्व मतलब पैसा, हमने पहले भी पढ़ा है, रिजर्व प्रॉफिट कमाया जो है उसमें से थोड़ा सा सेव कर लो, दैट इज रिजर्व। भाई गाड़ी सबने चलाई होगी,
सबने मेरे को पता है, सब चलाते हो, है ना, सबने चलाई होगी। आजकल तो भैया 6th क्लास से ही 5th क्लास से बच्चों को गाड़ी चाहिए भैया। साइकिल नहीं चलाएंगे, हाँ, साइकिल वाइकिल नहीं, गाड़ी, स्कूटी। शर्म आती है उनको साइकिल से निकलने में। 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे को साइकिल से घूमने में आजकल शर्म आती है, उनको स्कूटी चाहिए, है ना, 6th क्लास में। और जैसे ही 8th में आएंगे फिर तो स्कूटी में भी शर्म फिर बाइक चाहिए, फिर भैया उनको बाइक चाहिए। कहा भैया जमाना बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। तो बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को कि रिजर्व्स क्या होते हैं। हाँ, मैं गाड़ी की बात कर रही थी कि गाड़ी में रिजर्व होता है, सबने गाड़ी चलाई है, उसमें एक रिजर्व का सेशन होता है। मतलब बेसिकली आप जो पेट्रोल भरवाते हो उसमें से थोड़ा सा पेट्रोल आपका रिजर्व में चला जाता है कि जब गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, फिर वो जो रिजर्व का जो पेट्रोल है वो काम आता है। तो सेम इन बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है ना उसको थोड़ा सा रिजर्व कर लेता है कि जब वो पूरा पैसा बिजनेस का खत्म हो जाएगा तो बिजनेस अपने उस रिजर्व के पैसे को यूज करके काम कर लेगा भैया, राइट। तो यही लिखा है, रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट या फिर सेट असाइड्स ऑफ प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। द अमाउंट सेट असाइड एज रिजर्व डिपेंड ऑन नेट प्रॉफिट अर्न। तो भैया देखो, आपने हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, आपने आखिर में क्या पता लगा लिया अपना नेट प्रॉफिट अर्न, क्या आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। एक बार आपको पता लग गया आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, और क्योंकि मैंने बोला कि आपने यदि इतना पूरा प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, और उसमें से आप इतना चाहते हो कि हम क्या कर दें, इसको रिजर्व कर दें। जैसे मैंने बोला ना, गाड़ी का पेट्रोल होता है, आपने पूरा पेट्रोल भरवाया, खर्च हो गया, उसके बाद जो थोड़ा सा एक रिजर्व में पेट्रोल चला जाता है वो जब काम आता है, वो पहले काम नहीं आएगा। जब आपका पेट्रोल पूरा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद वो रिजर्व का पेट्रोल काम आता है इमरजेंसी की केस में, है ना। जब आप बिल्कुल अटक जाएगी, आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बंद नहीं होती, फिर वो रिजर्व का पेट्रोल आपका काम आ जाता है। आपको पता लग जाता है भैया पेट्रोल खत्म, रिजर्व चालू हो गया है, रिजर्व लग गया है गाड़ी में, अब भैया जब भी पंप आए पेट्रोल डलवा लेना, ठीक है। तो यही केस है कि बिजनेस भी जो प्रॉफिट पूरा कमाती है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन सेव कर देती है, जिसको बोलती है रिजर्व, ना, थोड़ा सा जो है साइड में रख देती है, ताकि भैया फ्यूचर में यदि पेट्रोल खत्म हो जाए, बिजनेस में फ्यूचर में यदि पैसा नहीं बचा, कोई कैपिटल नहीं बची बिजनेस के पास खर्च करने के लिए, उस टाइम में बिजनेस वो जो प्रॉफिट में से मैंने रखा है ना हिस्सा, वो थोड़ा सा निकाल के उसको यूज कर सकूंगी, जिससे मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है भैया डगमगानी नहीं चाहिए। अब पेट्रोल खत्म होता है, गाड़ी ऐसे ऐसे हिल हिल के बंद हो जाती है डगमगा के, लेकिन उसको बचा लेता है क्या, वो रिजर्व में रखा हुआ पेट्रोल, उसको डगमगाने नहीं देता है, गाड़ी फिर अच्छे से चलने लगती है ना, बच जाती है, फिर बंद नहीं होती, चलती है गाड़ी। सेम वैसे भैया बिजनेस नहीं डगमगाए, इसीलिए जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा हमने रिजर्व करके रख लिया है, सो दैट अपनी पोजीशन बनी रहे। और जो भी आपने अमाउंट साइड में रिजर्व में रख के रखा है, काय में से रखा है, प्रॉफिट में। प्रॉफिट कैसे पता लगता है आपको, आप जब देखोगे अपने नेट प्रॉफिट को इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद आपका 5th के बाद 6th है एनालाइज थ्रू रेशोज। अब रेशोज के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो। जैसे क्या लिखा है, फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट रेशो आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेट्रा। अब बेसिकली ये जो है ना, ये रेशो एनालाइज करना, ये आप पढ़ोगे आपके क्लास 12th में। क्लास 12th का ये पोर्शन है आपका, क्लास 12th के सिलेबस में आप पढ़ोगे रेशो एनालाइज करना, जिसमें हम करते क्या है, हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाते हैं। उसके बाद उसमें जो चीजें होती है जैसे कि कैपिटल और कैपिटल और आपके जो एसेट्स का कॉम्बिनेशन है उनको देखना, आपके करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी के बीच में रिलेशन देखना। तो ये सब हम रेशो एनालिस करके देखते हैं कि बिजनेस में करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है, करेंट रेशो से देख रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए ये सारे रेशोज हम कैलकुलेट करेंगे, पर ये 12th क्लास का सिलेबस है। तो यहाँ फिलहाल बस इतना समझना है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमारा करेंट रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, तो ये सारी चीजें एनालाइज हो जाती हैं रेशो के हेल्प से। क्लियर? और काय में होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, काय के, ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? ऑल राइट। अब आ जाओ दूसरा क्या, बैलेंस शीट। अभी तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ना स्टूडेंट्स, वो आपके काय के थे, वो आपके थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के आपके ऑब्जेक्टिव थे। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ क्या, बैलेंस शीट बनाने के ऑब्जेक्टिव। तो सबसे एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इससे आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी, आप कितने पानी में हो, बिजनेस कितने पानी में है, कितना उसके पास एसेट है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना उसके लाइबिलिटीज है। अब जैसे कि एक यदि पर्टिकुलर किसी इंसान की ही क्यों ना बात करूं, तो एक इंसान की दो चीजें देखी जाती हैं। यदि आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखना है, फाइनेंशियल स्टेटस मतलब उसकी जो आप कह सकते हो उसका जो फाइनेंशियल उसका बैकग्राउंड है, उसका जो स्टेटस है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस मतलब उसकी जो बेसिकली इनकम या उसका कितना आप कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब उसको हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, बट हम इंग्लिश में बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है ना। तो यदि ये जानना है तो आप क्या देखोगे कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है कि नहीं, उसका घर है, गाड़ी है, पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। और दूसरी ओर आप देखोगे मार्केट में उसकी उधारी कितनी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि भाई बहुत अमीर है, बड़ा पैसा है, और देखोगे तो उधारी इतनी है दुनिया भर की, ना जाने कहाँ कहाँ के बैंक से लोन लेके रखा होगा, पता नहीं मार्केट में कितने लोगों से उधार लेके रखा होगा और पता नहीं क्या क्या। तो ये होते भैया ऐसे लोग होते कि भैया पैसा बहुत है, दूर से लग रहा है कि भैया बहुत चमक है इंसान की, पर इंसान के अंदर देखो उधारी भी कितनी है, इंसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है, पर बाहर से चमक ऐसी है कि इंसान जो है भैया बहुत अमीर है, बहुत अमीर है ना। तो ये डिफरेंस होता है आपका। तो बिजनेस का भी यदि आपको पोजीशन देखनी है ना, जैसे कि मैंने बोला अभी एक इंसान की कंडीशन देखनी है फाइनेंशियल, तो हम देखेंगे उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है और उसका कर्जा, उसका डेथ कितना है। तो सेम विद बिजनेस ऑल्सो, यदि बिजनेस की पोजीशन देखनी है आप लोगों को तो आपको उसके एसेट देखो, बिजनेस के पास प्रॉपर्टी कितनी है, ऑन द अदर हैंड उसकी लायबिलिटी कितनी है। ये दोनों चीज से ही आपको बिजनेस की भी पोजीशन पता लग सकती है, जो आपको बैलेंस शीट ही बताती है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही आपको मालूम है आपको उस पर्टिकुलर डे तक बिजनेस के पास कितने एसेट है सब पता लग जाएंगे, क्या बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है और बिजनेस की क्या लायबिलिटी मतलब बर्डन और या फिर ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये सब आपको पता लग जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगी कि भैया बिजनेस की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने प्रॉपर्टी एसेट्स और कितने इनके बर्डन या ऑब्लिगेशन या लायबिलिटीज है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। उसके बाद डिटरमाइनिंग सॉल्वेंसी पोजीशन। अब देखो सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मतलब एबिलिटी टू मीट इट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। देखो सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ये दो तीन चीजें हैं, इसमें अपन को सॉल्वेंसी का बोला गया है। तो सॉल्वेंसी मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपके पास कितनी पोजीशन है। जैसे कि अगर मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दूं, तो आपको इस महीने का किराया देना है, आपको इस महीने का बिजली का बिल देना है, ऐसे करके दो चार आपके चुटर पुटर खर्चे हैं जो आपके हर महीने के होते हैं। इसके लिए आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, है ना। ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको चाहिए क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म आपके जो खर्चे हैं ये पूरे करने हैं। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, सॉल्वेंसी, कि जो आपके हर महीने के ये जो आपके छोटे मोटे खर्चे आ रहे हैं रिपीटेड नेचर वाले, इनको पूरा करने के लिए आपके पास उतनी फाइनेंशियल पोजीशन है या नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हर साल जो हर महीने जो आपकी सैलरी आ रही है, जो भी सैलरी कमाता है उसकी जो हर महीने सैलरी आती है वो पहले क्या करता है, अपने यही हर महीने के जो खर्चे आते हैं उनको फुलफिल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना रेंट देना, भाई बिजली का बिल देना, अब ये तो नॉर्मल बात है भैया, सभी दे रहे हैं, ठीक है। तो यही है एक बिजनेस की सॉल्वेंसी, जिसमें बिजनेस अपने जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, छोटे टर्म्स की, छोटे मतलब छोटे समय की जो लाइबिलिटीज है उनको पूरा करने के लिए बिजनेस कितना सामर्थ्यवान है, बिजनेस के पास कितना पैसा है, कितना कैश है कि वो अपने ये छोटी मोटी लाइबिलिटीज को पूरा कर सके। और होना चाहिए भैया बिजनेस के पास सिर्फ लंबे टाइम के लिए पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं, बल्कि छोटे मोटे टाइम के लिए भी कहीं पैसा लगाना है, कोई छोटी मोटी लाइबिलिटी है उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। अब जैसे कि आपको घर खरीदना है, उतना आपके पास पैसा है तो वो तो ठीक है, लेकिन हर महीने यदि आप कहीं किराए से रह रहे हो तो हर महीने रेंट देना है, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये होती है आपकी सॉल्वेंसी कि आपके पास थोड़ा पैसा तो हमेशा रहना ही चाहिए इन छोटी मोटी लाइबिलिटीज को पूरा पे ऑफ करने के लिए। क्लियर।
So by computing current ratio and liquid ratio, likewise long-term solvency can be ascertained by computing debt to equity ratio, proprietary, etc. These ratio are computed from the balance sheet. तो अब ये सब जो आपको यहाँ लिखा है ना, जैसे कि करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ठीक है, करंट रेशो आपको आपके करंट के एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन बताती है, एक रेशो बताती है। लिक्विड रेशो आपको आपकी लिक्विडिटी बताती है कि आपके पास कितना पैसा है कि आप उसको कन्वर्ट कर सको, या आपके पास कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स है जिनको आप अपने कैश में कन्वर्ट कर सको। ऑलराइट, अब देखो लिखा क्या है, जैसे कि मैंने बताया लिक्विड रेशो, करंट रेशो, और क्या था यहाँ पे, देखो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी होता है आपका, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो या फिर प्रोप्राइटरी रेशो। ये सब हालांकि आपको क्लास 12th का सिलेबस है, क्लास 12th में आप ये सारे रेशोस कैलकुलेट करना सीखोगे, जो आपको इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दी जाती है। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से ही आप ये सब देखोगे कि यार आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है, वो आपको करंट रेशो से पता लगेगा। लिक्विडिटी रेशो जो आपको लिक्विडिटी बताएगी कि यार आपके पास ऐसे कैसे, मतलब कौन से एसेट है शॉर्ट टर्म वाले जिनको आप आराम से कैश में कन्वर्ट और कैश से उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, कन्वर्शन कितना आसानी से आप कर सकते हो, या फिर आपके डेट कितने हैं और आपके पास आपकी इक्विटी कितनी है, कैपिटल कितने हैं आपके पास, और आपके लॉन्ग टर्म डेट कितने, मतलब उधारी जहां से आपने पैसा लिया है वो उसमें पूरा कंपैरिजन, और आपका प्रोप्राइटरी रेशो, राइट। और ये सारी चीजें आप अपनी बैलेंस शीट से ही कंप्यूट कर पाओगे। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो कोई भी आप रेशो में एनालाइज नहीं कर सकते। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यदि आपको चेक करने हैं ये सभी रेशो। जैसे आप फिलहाल सॉल्वेंसी पोजीशन बताया, सॉल्वेंसी मतलब यही है कि आपको शॉर्ट टर्म जो आपके ऑब्लिगेशन है उनको पूरा करने के लिए जो आपको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए, हमेशा थोड़ी बहुत कैपिटल तो चाहिए ही ना भैया डे टू डे खर्चे के लिए, तो वो आपको पता लगेगी आपकी बैलेंस शीट से। इज इट क्लियर? और भी अदर काइंड ऑफ जो भी यहाँ पे रेशोज दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बहुत ही इसका एक लेंथी चैप्टर आएगा आपका क्लास 12 में जहां पर आप ये पढ़ोगे। फिलहाल इस आपको 11th में ये सब नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हो गए आपके दो ऑब्जेक्टिव्स काय के बैलेंस शीट के। तीसरा है कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। बहुत सी सिंपल सा और नादान सा ये है ऑब्जेक्टिव, जो क्या कह रहा है, amounts under various heads of balance sheet can be compared with that of previous year to assess the change in financial position। मैंने बोला कि यार बैलेंस शीट में मुझे क्या क्या पता लग जाएगी, मेरी एसेट्स, मेरे कैपिटल और मेरी लाइबिलिटी, ये सब मुझे बैलेंस शीट में पता लग जाएगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको आराम से कंपेयर कर सकती हूँ कि नहीं। जैसे कि मैंने बोला यार मेरे एसेट्स पिछले साल इतने थे, इस बार और बढ़ गए, मेरी लाइबिलिटी पिछले साल ज्यादा थी, इस बार कम हो गई, मेरी कैपिटल भी बढ़ गई। तो ऐसे करके मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी बैलेंस शीट में क्या पोजीशन दिख रही है एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल की। इज इट क्लियर? राइट, तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। ऑल राइट, तो ये आपके क्या हो गए ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंस बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट बनाने के इंपॉर्टेंस हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया भैया बताओ। राइट, तो यही आपकी चीजें इंपॉर्टेंस हो गई, नीट या फिर ऑब्जेक्टिव। ये घुमा फिरा के आप आराम से लिख सकते हो, सभी एक ही बात है, घुमा फिरा के कहने के तरीके अलग है, बात एक ही है। समझ में आ गया? ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से सेशन को जरूर लाइक शेयर करेंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी को फटाफट से लाइक शेयर जरूर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए भैया, आज इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। बेसिकली आज हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपका ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट है, इनके इंपॉर्टेंस, नीड और ऑब्जेक्टिव समझने थे। आई होप आप लोग को बढ़िया से एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे, अगली क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, साथ में मिलकर डिस्कशन करेंगे। सो वी सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और जो आपको प्रोवाइड कराता है 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको, आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बस जाकर के आप लोगों को चेक करना है और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्सेज ऐप पर मिल जाएंगे। इवन वेबसाइट पर भी सभी कुछ चीजें अवेलेबल है। ई बुक्स, ई नोट से यदि आप लोगों को पढ़ाई करनी है भैया, तो हम आपको वो भी दे देंगे, पहुंचा देंगे। बस आप जाओ नीचे लिंक में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको जाकर के बस आपको क्लिक करना है। और यदि भैया बात करूं मैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो भैया आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके हमें क्या कर सकते हो भैया, फॉलो करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो, अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तरीके से बढ़िया से एनहांस कर सकते हो। राइट, फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सभी लाइक शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।